तो चलिए बात करेंगे ईरान और इजराइल की सैन्य शक्ति की। इस युद्ध से पहले तक ईरान के पास करीब 6.1 लाख एक्टिव सैनिक संख्या की जानकारी थी, जिसमें 3.5 लाख रिजर्व सैनिक भी शामिल थे, यानी कुल 11 लाख सुरक्षा बल। इसके अलावा ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, अगर इनकी बात करें तो इनके पास 1.5 लाख जवान हैं। वहीं इजराइल के पास 1.7 लाख एक्टिव सैनिक और 4.65 लाख रिजर्व सैनिक तैयार है, यानी कुल 6.35 लाख सैन्य बल इजराइल के पास भी है। इजराइल की वायुसेना की बात करें तो इजराइल के पास 612 विमान हैं, जिनमें 240 लड़ाकू जेट्स, F-35 जैसे एडवांस जेट्स और 48 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने में माहिर कहा जाता है। ईरान के पास 551 विमान हैं, जिनमें 186 लड़ाकू जेट्स और 13 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर पुराने मॉडल हैं। ईरान ड्रोन हमला और रॉकेट्स पर ज्यादा भरोसा करता है। टेक्नोलॉजी और रणनीति में इजराइल की हवाई ताकत कहीं आगे है। समंदर में ताकत की बात करें तो ईरान की नौसेना में 107 जहाज हैं, जिसमें 25 सबमरीन शामिल है, जबकि इजराइल के पास 62 जहाज हैं, जिनमें 5 सबमरीन है। ईरान का रक्षा बजट करीब $15 बिलियन है, यानी उनकी जीडीपी का 2.5%। वहीं इजराइल का रक्षा बजट $30 बिलियन है, उनकी जीडीपी का 5.8%। इजराइल के पास आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल सिस्टम जैसे हाईटेक डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इजराइल परमाणु हथियारों से संपन्न है। उनके पास 90 और इससे भी ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड होने की बात सामने आती है। ईरान की ताकत उसकी मिसाइल और शाहिद ड्रोन फ्लीट है। ईरान की मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर तक की बताई जाती है, लेकिन इजराइल के डिफेंस सिस्टम के सामने यह कमजोर पड़ जाती है। बजट और टेक्नोलॉजी में इजराइल कहीं आगे। पाकिस्तान की तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान से और इजराइल पर परमाणु बम फेंक दे। वो उसके पास परमाणु शक्ति नहीं है। परमाणु परीक्षण जरूर पाकिस्तान ने किए हैं, लेकिन इतनी परमाणु शक्ति नहीं है कि वो इजराइल के ऊपर बम फेंक दे। इजराइल के पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी है कि अगर वो इस तरह की पाकिस्तान गुस्ताखी करता है इजराइल के खिलाफ, तो वो रास्ते में ही मार गिरा देंगे और उस तरह से पाकिस्तान का भी नामो निशान मिट जाएगा। तो पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि वो किसी भी तरह का इजराइल से उलझने का चांस नहीं लेगा। वो जरूर ईरान की सपोर्ट कर, ईरान और पाकिस्तान दोनों दोस्त हैं, तो ईरान की जरूर सपोर्ट करेगा पाकिस्तान, लेकिन इजराइल के अगेंस्ट में इस तरह की गुस्ताखी करने में जो पाकिस्तान है वो इस तरह से समर्थ नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं ग्लोबल सपोर्ट की। इजराइल को अमेरिका का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ दिखता है। अमेरिका उसे हथियार और टेक्नोलॉजी देता है, जबकि ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की मार देखने को मिलती है। लेकिन वो रूस और चीन के साथ रिश्ते बनाकर संतुलित इसे करने की कोशिश करता है। तो कुल मिलाकर यहां से कहना गलत नहीं होगा कि ग्लोबल सपोर्ट में इजराइल का पलड़ा लगातार भारी दिखता है। जितने भी वेस्टर्न नेशन है, सबसे बड़ा सपोर्टर तो इजराइल का अमेरिका है। साथ ही साथ इजराइल को समर्थन है कंप्लीट वेस्टर्न वर्ल्ड से, चाहे वो इटली हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे कनाडा हो, चाहे जर्मनी हो। साफ तौर पे कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जितना भी समय दंगा फसाद है, उसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल ईरान है। लेकिन जितने भी मुस्लिम देश है, अरब देश है, ग्लोबल साउथ है, वो कह रहे हैं जितना भी वहाँ क्योस है, कन्फ्यूजन है, जेनोसाइड है, बेरहमी से लोगों को मारा जा रहा है, उसका केवल और केवल कारण है इजराइल और अमेरिका। ईरान के सपोर्ट में चाइना, रशिया और जो दूसरे मिडिल ईस्ट के मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो ज़रूर ईरान की सपोर्ट में आएंगे। और इजराइल की सपोर्ट में जो है अमेरिका है। अमेरिका ने तो अब साफ शब्दों में खुले उसमें जो है इसको सपोर्ट किया है, इजराइल को खुले रूप में समर्थन किया है कि अगर ईरान ने जो है कोई किसी तरह की गुस्ताखी की तो अमेरिका उसका, इजराइल का साथ देगा और अमेरिका भी जो है ईरान के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इस युद्ध का भारत पर क्या असर होगा, अब इस बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। इजराइल ईरान संघर्ष का भारत की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
भारत का दोनों देशों के साथ बड़ा व्यापार है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की अगर बात करें तो 24-25 में भारत ने ईरान को 1.24 अरब डॉलर के सामान का निर्यात किया और 441.9 अरब डॉलर के सामान का आयात भी किया गया। इजराइल के साथ व्यापार और भी बड़ा है। इसमें 2.15 अरब डॉलर का निर्यात और 1.61 डॉलर का आयात शामिल है। भारत की विदेश नीति हमेशा से गुट निरपेक्षता की रही है। इस संघर्ष के बीच भारत की सबसे बड़ी चिंता ऊर्जा भी है। भारत के कच्चे तेल का लगभग 2/3 और LNG आयात का आधा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज यानी हॉर्म्यूज जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है। हॉर्म्यूज जल डमरू मध्य के एक संकरी समुद्री पट्टी या फिर कहें पानी का रास्ता है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। इसे अब ईरान में खतरा बताया जाता है। ईरान इसे बंद करने की धमकी दे रहा है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 80% से ज्यादा आयात इसी रास्ते से करता है। ऐसे में यहां किसी भी तरह की रुकावट से तेल की कीमतें, शिपिंग लागत और बीमा प्रीमियम में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। बड़े सारे देश हैं दुनिया के, वो सब घबराए हुए हैं। ऑयल प्राइसेस और गैस प्राइसेस बढ़ जाएंगी। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देते हैं तो गैस प्राइसेस और ऑयल प्राइसेस दुगनी हो सकती हैं। साथ ही साथ जो है मार्केट स्टम्बल होनी शुरू हो गई है, इकोनॉमी बैठ जाएगी, इन्फ्लेशन दुनिया में बढ़ जाएगा। फिर हिंदुस्तान का बहुत बड़ा डायस्पोरा है मिडल ईस्ट में, जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस हिंदुस्तान को भेजता है। इसमें भी खतरा है। जहाँ तक हिंदुस्तान का और ताल्लुक है, हिंदुस्तान के दोस्ताना रिश्ते हैं। जहाँ तक इकोनॉमी का ताल्लुक है ईरान के साथ में, और मिलिट्री रिलेशन बड़े आउटस्टैंडिंग है इसराइल के साथ में। तो हिंदुस्तान के लिए दुविधा है, क्योंकि हिंदुस्तान ना तो इसराइल का पक्ष ले सकता है ना ईरान का पक्ष ले सकता है। अगर ये एस्केलेशन बढ़ती है और ये लड़ाई लंबी चलती है तो इससे जो तेल एनर्जी क्राइसिस है दुनिया के अंदर वो बढ़ने वाली है। तेल और गैस दोनों की कीमतें काफ़ी बढ़ चुकी हैं और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जो कि ऑलमोस्ट अनबेरेबल हो जाएंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये एस्केलेशन जल्द से जल्द रुकनी चाहिए। इजराइल और ईरान के बीच का यह संघर्ष कहीं न्यूक्लियर वॉर का रूप न ले ले, डर इसी बात का है। क्योंकि यह टकराव अब सिर्फ दो देशों की दुश्मनी तक सीमित नहीं रहा है। यह पूरे मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी और ग्लोबल पीस के लिए भी बेहद खतरा बना हुआ है। जहां एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश यानी इजराइल की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हैं, तो वहीं अली खामनेई इसे एक धार्मिक लड़ाई के रूप में देखते हैं। इतिहास गवाह है कि युद्धों ने सिर्फ दर्द दिए हैं, समाधान नहीं। लेकिन विडंबना यही है कि आज की कूटनीति भी युद्ध की वकालत करती है। बहरहाल इनसाइड आउट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।